Good evening, guys. So, today I am going to do exercise 13.1, that is from chapter Direct and Inverse Proportion. So, firstly, I will tell you, if x and y are in direct proportion, then x upon y is equal to constant. Means अगर कोई दो क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तभी होंगी जब उनका रेशियो जो होगा एक कांस्टेंट होगा. सेम अगर कोई दो क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हैं तो हम कहेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. क्लियर. तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1, ये डायरेक्टली बेस्ड है दिस फॉर्मूले पे कि मतलब टू क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. इसमें गिवन है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के लिए पार्किंग चार्जेस हैं 60 रुपीज़, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़, 12 आवर के लिए 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़. हमें ये चेक करना है कि जो पार्किंग चार्जेस हैं आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट. ठीक. तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे. हमने यहाँ आवर्स लिख दिए और यहाँ चार्जेस लिख दिए हैं. 4 आवर में 60 रुपीज़, 8 आवर में 100 रुपीज़, 12 आवर में 140 और 24 आवर में 180. ठीक. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे x1 अपॉन y1. ये x और y है तो ये x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4. तो अब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू क्या होता है x2 अपॉन y2. तो हमने x1 अपॉन y1 ही निकाला है. 4 अपॉन 60 इसको कैलकुलेट किया तो 1 अपॉन 15 आ गया. x2 अपॉन y2 निकाला तो 2 अपॉन 25. x3 अपॉन y3 निकाला तो वो हो गया 3 अपॉन 35 और x4 अपॉन y4 मतलब 24 अपॉन 180 निकाला तो ये 2 अपॉन 15. अब जो x1 अपॉन y1 था वो होना तो चाहिए x2 अपॉन y2 के, तभी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते. लेकिन कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा, कोई भी रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा. इसका मतलब जो आर्स हैं और जो चार्जेस हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस. 1 पार्ट पिगमेंट का है तो 8 पार्ट्स बेस के हैं. फिर यहाँ पे रेड पिगमेंट के 4 पार्ट, 7 पार्ट, 12 पार्ट और 20. हमें बेस के पार्ट लाना है. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर हम इसको x1 मान लें और इसको y1, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे. ये टेबल बना ली है हमने. x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू x2 4 है. y2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 4 8 ज़ा 32 तो यहाँ की वैल्यू 32. सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो x1 अपॉन y1 हो जाएगा x3 अपॉन y3 के. तो यहाँ पे वैल्यू 1 अपॉन 8 विल बी इक्वल टू 7 अपॉन y3. डायरेक्ट प्रोपोर्शन से वैल्यू आ जाएगी 7 8 ज़ा 56. सेम 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 12 अपॉन y4. फिर 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96. सेम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5. तो यहाँ पे 20 गिवन है तो हमने यहाँ लिख दिया 20 अपॉन y5. तो y5 की वैल्यू हो गई 28 ज़ा 160. तो हमें पार्ट्स ऑफ बेस आ गए 32, 56, 96 और 160. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट को कहा गया है कि इफ पार्ट ऑफ अ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml. मतलब यहाँ रेड पिगमेंट 1 है और बेस में हमने 75 ml ले लिया है. तो हमें पता करना है कि अगर 1800 ml बेस है तो कितना रेड पिगमेंट का पार्ट होगा. तो इसके लिए हमने ये टेबल बनाई है. पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 होगा और पार्ट्स ऑफ बेस जो मिलीलीटर में 75 होगा. रेड पिगमेंट का पार्ट हमें लेना है जबकि बेस हमारा 1800 मिलियन है मिलीलीटर सॉरी. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होता है. तो 1 अपॉन 75 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1800. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1800 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा और इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 24. मतलब 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स फॉर 1800 ml बेस. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे.
A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में, वो 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल करती है. हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल करेगी? तो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन करना है. तो इसके लिए हमने टाइम ले लिया और नंबर ऑफ बॉटल्स ले ली. टाइम को हमने x कंसीडर कर लिया, बॉटल्स को y. तो 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल होती हैं. 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगी? सपोज y, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 हो जाएगा. 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन y. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 840 डिवाइडेड बाई 6. 6 वन ज़ा 6 से कैलकुलेट करेंगे तो 6 वन ज़ा 6 और इससे कितना आ जाएगा? 2 इधर चला जाएगा तो ये 24 बन जाएगा. 6 4 ज़ा 24 0. तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 140 से तो 700 बॉटल्स, मतलब 5 आवर्स में 700 बॉटल्स फिल हो जाएंगी. 700 bottles can be filled in 5 hours. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. ये बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है जो इनलार्ज हो गया है 50 टाइम्स. ठीक. What is the actual length of the bacteria? एक्चुअल लेंथ क्या थी बैक्टीरिया की? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? तो इसमें हम कैसे करेंगे? Let the actual length of bacteria x मान लेते हैं. अब वो कह रहा है जो एक्चुअल लेंथ का 50,000 टाइम्स अगर बढ़ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है 5 सेंटीमीटर. तो वही हमने लिखा x इंटू 50,000 इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 50,000, 5 वन ज़ा 5 से कैंसिल हो गया. 1 अपॉन हाउ मेनी जीरोस? ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4. अब 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 10 रेज टू द पावर -4, जो हम पढ़ चुके हैं पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में. अब है इनलार्ज्ड लेंथ. इनलार्ज्ड लेंथ कितना है? सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर है तो उसका फोटोग्राफ 50,000 है. अब कितना इनलार्ज कर दें कि वो 20,000 आ जाए? तो हमने इसको x2 कंसीडर कर ली. डायरेक्ट प्रोपोर्शन से x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. तो 5 अपॉन 50,000 x2 अपॉन 20,000. फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 0 0 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे. 5 से 5 तो यहाँ 2 बचेगा. तो 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर था तो 50,000 है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 20,000. तो 2 सेंटीमीटर इज इनलार्ज्ड लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो. अगर समझ में आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.